जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी मूल विधि की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मूल विधि में लास्ट टर्म हम लोगों ने पहले देखा सामान्य आशय, इसके बाद हम लोगों ने देखा दंड। दंड के संबंध में हमने बताया था आपको कि आईपीसी की धारा 53, आईपीसी का सेक्शन 53 जो है उसमें आपको दंड के प्रकार दिए गए और हमने बताया कि उसमें 5 प्रकार के दंड की बात कही गई, जिसमें सबसे पहला कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास। कारावास दो तरह का, एक आपका सश्रम कारावास और दूसरा साधारण कारावास। इसके बाद चौथा हम लोगों ने पढ़ा जुर्माना और पांचवा संपत्ति का समाहरण या संपत्ति का समहरण। अब समहरण से अर्थ हमने बताया था, आपको याद रखना है कि समहरण का अर्थ होता है कुर्की। हमने बताया 1949 में आपका एक सेक्शन आपका एक दंड जो कि छठवां दंड माना जाता था, इसे 1949 में हटा दिया गया और ये था आपका देश निकाला, या जिसे तड़ी पार या जिसमें व्यक्ति को देश से या किसी क्षेत्र से बाहर कर देने की सजा सुनाई जाती थी। ये सजा अंग्रेजों के समय में रही, लेकिन बाद में जब 1949 में भारत स्वतंत्र हो गया, इसके बाद ये आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब अगला हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 67, धारा 67। इसमें क्या कहा गया, देखिए धारा 67 जुर्माना न भरने पर, जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान करती। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया गया, अब वो व्यक्ति करता क्या है कि वो व्यक्ति उस जुर्माने को भरता नहीं है। अब जुर्माने को अगर नहीं भरेगा तो उसको वो दंड का भागीदार होगा और उसके दंड के संबंध में 67 में कहा गया। अब कहा क्या गया, थोड़ा 2-3 चीजें इसमें समझ लीजिएगा। अगर 50 रुपए से कम का, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वहां पर लिखा ये गया, लिखा है बल्कि वहां पर लिखा है यदि 50 रुपए से कम का दंड है तो सजा जो होगी वो 2 माह की होगी, यानी 2 माह का साधारण कारावास दिया जाएगा। इसके बाद यदि 50 रुपए से 100 रुपए के बीच का जुर्माना था, 50 रुपए से 100 रुपए के बीच, तो उसकी जो सजा होगी वो 4 माह की हो जाएगी। इसके बाद अगर 100 रुपए से अधिक की बात आ जाएगी कि किसी के ऊपर 100 रुपए से अधिक का यदि जुर्माना लगाया गया था तो उसकी सजा का 6 माह का प्रावधान यहाँ पर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जुर्माना न भरने पर सजा का जो प्रावधान है ये क्या है, तो 50 रुपए से कम पर 2 माह, 50 से 100 रुपए 4 माह, इसके बाद 100 रुपए से अधिक पर आपका 6 माह का कारावास का प्रावधान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है अगली इंपॉर्टेंट धारा, धारा 73। यहाँ पर ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईपीसी की, अभी सीआरपीसी की धाराएं अलग देखी जाएंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट वाली देख रहे हैं। तो धारा 73 ये क्या प्रावधान करती है, धारा 73 में ये कहा गया एकांत प्रतिरोध, एकांत प्रतिरोध। यहाँ पर एकांत प्रतिरोध को इंग्लिश में लिखा जाता है सॉलिटरी कॉन्फिनियंट। अब एकांत प्रतिरोध जैसे आप लोग समझते होंगे कि किसी को भी एकांत में कहीं पर कैद कर दिया जाए, वहां पर अकेला वो हो, या अंधेरा कर दिया जाए, उसे अकेला कहीं पर रख दिया जाए, तो ये एकांत प्रतिरोध है। आपको बता दें यहीं पर एक आपका प्रावधान था थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री के बारे में आप सब जानते हैं कि थर्ड डिग्री का प्रयोग अब इसे हटा दिया गया, यानी थर्ड डिग्री का प्रयोग अब नहीं किया जाता। इसे समाप्त क्यों किया गया, तो बता दें आपको, इसे समाप्त करने का मुख्य कारण था जो मानव अधिकार दिए गए, उन मानव अधिकार में किसी के शरीर पर कोई आघात करना
ये आपका मानव अधिकारों का उल्लंघन था, इसलिए मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए 3rd डिग्री को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर एकांत प्रतिरोध है, और ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये कठोर दंड के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध, या मान लीजिए बहुत खतरनाक कैदी है तो उसको एकांत प्रतिरोध दिया जाएगा। ये एक तरीके का कठोर दंड है। इसके बाद इसमें एक प्रावधान है जो आपसे पूछा जाता है, इसमें एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए किसी को एकांत प्रतिरोध दिया जा सकता है, और इसमें एक बार में 14 दिन के लिए दिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के कोर्ट की परमिशन के बाद इसे कोर्ट की परमिशन से 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ये 3 माह तक एकांत प्रतिरोध रह सकता है, 3 माह से अधिक नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, 3 माह से अधिक नहीं होगा। एक बार में 14 दिन तक इसे बढ़ाया जा सकता है। एकांत प्रतिरोध कहाँ पर है? 73 में है, ये बात याद रखिएगा। दंड कहाँ पर है? 53 में है। इसके बाद आपका जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान 67 में। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अध्याय 4 शुरू हो जाता है यहां से। अध्याय 4 में हमने बताया था आपको साधारण अपवाद दिए गए। अब ये साधारण अपवाद क्या हैं? तो ध्यान से समझिएगा, ये साधारण अपवाद 2 तरीके से डिवाइड किए गए, जिसमें एक जो विभाजन है ये आपका सेक्शन धारा 76 से 95 तक, और दूसरा डिवाइडेशन इसका धारा 96 से 106 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखना है। अब यहाँ पर 76 से 96 तक के बारे में क्या बात कही गई, इसको हम लोग अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसको विभाजित कैसे किया गया ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें मान लीजिए पुलिस से न्यायिक कार्य करते हुए कोई गलती हो जाए, या गलती से किसी, मान लीजिए W को लेने गए और ले आए जाके W2 को, एक ही नाम के 2 व्यक्ति थे एक ही गांव में, और उनकी जगह कोई दूसरा ले आए, लेकिन क्या इसके कार्य करते समय किसी न्यायिक अधिकारी को क्या कोई सजा होगी? तो इसके संबंध में कोई भी सजा नहीं होगी। तो अपवाद के संबंध में यहाँ न्यायिक संबंधों में 76 से 95 पढ़ेंगे, और 96 से 106 के बारे में आत्मरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात की गई। आत्मरक्षा, या इसको हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। आत्मरक्षा कब तक आत्मरक्षा है, कब तक आप अपना सेल्फ डिफेंस में बचाव कर सकते हैं, तो ये सारी बातें। अब यहां से हम 76 से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट धारा आती है धारा 76। धारा 76 में ये बात कही गई, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता। विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता। पहली बात ये आपका धारा 76 में कही गई। मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव है, और उस गांव में या किसी भौगोलिक क्षेत्र को मान लीजिए, हम एग्जाम्पल में गांव को ले रहे हैं। मान लीजिए कोई गांव है या कोई क्षेत्र है, वहां पर एक ही नाम के 5 व्यक्ति रहते हैं। उन 5 व्यक्तियों में से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई
ये आपका गांव है। अब यहाँ पर W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, W5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि W1 ने अपराध किया था। W1 ने कोई अपराध किया और W1 अपराध करके वो उसी गांव के हैं जिसमें एक ही नाम के 5 व्यक्ति रहते हैं। तो अब वहां पर जो सक्षम अधिकारी जाएगा, यानी सक्षम पुलिस अधिकारी यानी SHO जाएगा, SHO ये देखेगा कि वहां पर जो W1 है, यानी कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी का नाम रख लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति था। अब इस रमेश नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध किया था। अब उस गांव में 5 रमेश हैं। सक्षम अधिकारी गए और उन्होंने रमेश की खोज की और उनको रमेश मिल गए। जब उन्होंने फादर नेम मैच किया तो 3 लोगों के फादर नेम भी एक ही थे, इसलिए जो रमेश अपराधी था, जिसने अपराध किया था, वो रमेश नहीं मिला, मिल गया दूसरा रमेश। अब वो बार बार ये बोल रहा है कि हमने अपराध नहीं किया। अपराधी रमेश और निर्दोष रमेश दोनों के पिता का नाम वही है। जो जो भूलिया बताया गया दोनों का लगभग मैच करता है। अब सक्षम अधिकारी ने किया क्या, वो गलती से दूसरे रमेश को उठा लाए। अब दूसरे रमेश को उठा लाए, 3 दिन उनकी आवाभगत करी गई, हर तरीके से पीटा गया, मारा गया, या उनसे बात अपराध कबूल करने के लिए या सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया गया। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाते समय हुआ क्या, उसी समय एक व्यक्ति गांव का जो था वो पहुंचा और उसने कहा कि ये जो रमेश है ये निर्दोष है, जो रमेश अपराधी है वो रमेश ये नहीं है। अब सक्षम अधिकारी को ये लगा कि अरे यार गलती से ले आया इसको, और गलती से ला करके अब उन्हें पता लगा कि जो अपराधी रमेश है वो भी गांव आ चुका है। तो वो गए तुरंत अपराधी रमेश को ले आए और जो निर्दोष रमेश जिनकी 5 दिन से सेवा चल रही थी उनको छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि गलती से भूल हो गई, हम जिसको लाना चाहते थे उसकी जगह आपके साथ ऐसा हो गया। SHO ने ये कार्यवाही करी। तो क्या SHO को कोई भी इस कार्य के लिए, मान लीजिए SHO से गलती हुई है, तो क्या SHO को इस कार्य के लिए कोई सजा या दंड विधान में कोई प्रावधान इसका है? तो आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर SHO को कोई भी सजा नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि SHO ने न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए ये किया था और यहाँ पर SHO से गलती हुई थी, ये एक तरीके की भूल है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधि द्वारा आबद्ध होकर किए गए कि कोई भी कार्य अपराध नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर विधि से आबद्ध होकर के SHO ने ये कार्य किया था। तो ये बात याद रखनी है। चाहो तो आप वहां पर एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा कि दोषी व्यक्ति के स्थान पर उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति को सजा दे देने पर सक्षम पुलिस अधिकारी पर कोई भी अपराध की धारा नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वो न्यायिक विधि से या विधि से आबद्ध होकर के कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसी जगह आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो गया कि W1 जो था ये अपराधी था, लेकिन W2 निर्दोष था और इसको पनिशमेंट दे दिया गया, लेकिन बाद में ये आता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और आप लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लीजिए कहीं पर भीड़ इकट्ठा थी, भीड़ की वजह से उस क्षेत्र में अशांति हो रही थी। अशांति हो जाने के कारण वहां पर जो सक्षम अधिकारी है उसने देखा कि यहाँ पर अशांति हो रही है और धीरे धीरे सार्वजनिक स्थल पर अशांति भंग हो जाएगी। उसने अपने पावर का सदुपयोग या प्रयोग करते हुए उस भीड़ पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। अब लाठी चार्ज का आदेश इन्होंने दे दिया। लाठी चार्ज के आदेश पर इस भीड़ पर जब लाठी चार्ज की गई तो कुछ व्यक्तियों के सर पर चोट लग जाती है और चोट लग जाने के बाद इनमें से 1 या 2 व्यक्ति मान लेते हैं कि चोट से
गंभीर चोटें आती हैं और वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या इस इन एसएचओ पर कोई भी आपराधिक विधि लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि इन्होंने अशांति भंग होने के कारण वहां पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। इन्होंने जो लाठीचार्ज करी उसके कारण ये ऐसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इनके ऊपर कोई आपराधिक विधि नहीं लगेगी। तो ये धारा 76 समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सबको। अब जरा 77 की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट है धारा 77। धारा 77 क्या कहती है? ये कहती है न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से कोई, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से कोई गलती हो जाना अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। मान लीजिए न्यायाधीश किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई करते हुए किसी केस पर जजमेंट दिया। अब किसी व्यक्ति ने कहीं पर डकैती डाली थी और डकैती डालने के समय पर वहां पर जो नुकसान हुए थे उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए उस दोषी व्यक्ति को, जो जज साहब थे, इनको सजा देनी थी 2 वर्ष की। इन्होंने गलती से उसकी सजा कर दी 5 वर्ष। अब इन्होंने 2 वर्ष सजा देनी थी, लेकिन गलती से इन्होंने सजा 5 वर्ष की दे दी। तो इन्होंने दोषी होने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की जगह जो 5 वर्ष की सजा दे दी, ये इनसे गलती हुई है। तो क्या गलती के लिए उन न्यायाधीश पर कोई आपराधिक विधि लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि 77 में साफ लिख दिया गया कि न्यायिक कार्य करते हुए यदि न्यायाधीश से कोई गलती हो जाती है तो वो अपराध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसे 77 में लिखा गया। अब यहाँ पर जो दोषी व्यक्ति था उसे 2 की जगह 5 वर्ष सजा मिल गई। मान लीजिए वो अपने से सीनियर, जहां पर उसका जजमेंट हुआ उससे सीनियर कोर्ट में अपील करेगा, और अपील करने के बाद जब दूसरे जज साहब देखेंगे कि बात सही है, यहाँ 5 वर्ष की सजा नहीं, यहाँ 2 वर्ष की होनी चाहिए, तो वहां पर सजा को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष वो कर देंगे, तो वो 2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन उसके संबंध में इन न्यायाधीश पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा। अब 77 के बाद अगला देख लेते हैं। 78। धारा 78। धारा 78 कहती है न्यायालय का आदेश के अनुसरण में, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य या कृत्य अपराध नहीं होता। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता। मान लीजिए न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है, जैसे थोड़ी देर के लिए न्यायालय ने किसी को, मान लीजिए मिस्टर ए थे, मिस्टर ए को फांसी की सजा सुना दी। अब मिस्टर ए को फांसी की सजा दी गई, तो फांसी पर लटकाएगा कौन? जल्लाद देगा फांसी की सजा। तो जल्लाद ने क्या किया? मिस्टर ए को फांसी दे दी।
अब जल्लाद ने मिस्टर ए को फांसी दी है, तो क्या इन्होंने फांसी दी है तो क्या जल्लाद पर केस चालू हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने न्यायालय के आदेश का ही पालन किया है, इसलिए लिखा हुआ है न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कृत्य या कार्य अपराध नहीं होगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पर रोड का या सड़क का नवीनीकरण हो रहा है और रोड को और चौड़ा किया जा रहा है, यानी जो मार्ग है उसकी चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर आदेश दिया गया कि जो रोड अभी तक 20 फीट चौड़ा था, अब इस रोड को दोनों तरफ से बढ़ा करके 40 फीट कर दिया। तो 10 फीट इधर और 10 फीट इधर बढ़ाया जाएगा। ये इन दोनों को बढ़ाए जाते समय यहाँ पर कुछ घर आ रहे थे दोनों तरफ, और दोनों तरफ घरों को ये सूचित किया गया कि आप इस तिथि तक अपना सामान हटा लीजिए, या अपने घर को स्वतः चाहें तो स्वतः आप इस जगह को खाली कर दें। आपको इतने दिन का समय दिया जा रहा है। एक बार नोटिस जाता है, 2 बार नोटिस जाता है, 3 बार नोटिस जाता है, नोटिस पे नोटिस जा रहा है। लेकिन जिन व्यक्तियों के घर यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को ये लग रहा है कि ये कुछ दिन बाद कैंसिल हो जाएगा और वो घर को नहीं हटाते हैं। इसके बाद न्यायालय का आदेश आता है और सक्षम अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और वो रोड के जो चौड़ीकरण है, यानी कब्जा जो वहां पर किया गया था, इस कब्जे को हटाना शुरू करते हैं। कब्जा हटाते समय यहाँ पर घर गिरा दिए जाते हैं। कुछ लोगों का उस घर से जुड़ाव इतना ज्यादा होता है कि वो घर को छोड़ते नहीं, और घर गिराते समय कुछ लोगों की मान लेते हैं मृत्यु हो जाती है। अब घर गिराते समय कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने का जो अपराध है वो क्या सक्षम अधिकारी जो भी वहां पर था, उस सक्षम अधिकारी पर क्या कोई केस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई अपराध की धारा लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो न्यायिक आदेश का पालन कर रहे थे। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए कहीं पर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ घर बने हुए हैं। कोई कॉलोनी एरिया है और यहाँ पर घर बने हुए हैं लगातार। किसी कारण से घर एक में आग लग जाती है। अब पहले घर में आग लगती है, पहले घर में आग लगने के कारण ये आग दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में और फिर चौथे घर में लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम गई, फायर ब्रिगेड ने देखा कि आग जो है वो पहले घर से फैली है और पहले घर से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में पहुंचती जा रही है। उन्होंने देखा कि तत्काल हमें यहाँ पर आग को रोकना या काबू करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने किया क्या, यहाँ पर चौथे के बाद जो 5वां घर है, इस घर को उन्होंने गिरा दिया। अब उन्होंने 5वें घर को तुरंत खाली करवाकर लोगों को बाहर निकाला और 5वें घर को तत्काल गिरा दिया, जिसके बाद जो आग थी वो 4 घरों तक ही सीमित रह गई। अब आग आगे नहीं गई, इन लोगों की जान इन्होंने बचा ली, क्योंकि इन आगे के घरों में अब आग नहीं पहुंचेगी। उन्होंने जो चैन बनी हुई थी उस चैन को तोड़ दिया। अब जो वहां पर सक्षम फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे जिन्होंने ये आदेश दिया था कि 5वां घर गिरा दिया जाए जिससे आग आगे न जाने पाए, तो क्या इसके लिए इनको कोई सजा होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका जो प्रयास था वो ये था कि आगे के लोगों को बचाया जा सके और आगे ये आग न फैल सके। तो यहाँ से इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इस बात को समझने के लिए आप एक इसी के बाद धारा आती है जिसमें लिखा गया आवश्यकता का सिद्धांत। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं धारा 81 में, जहां पर लिखा गया आवश्यकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर आवश्यकता थी, इसलिए धारा 81 का अनुपालन करते हुए आवश्यकता का सिद्धांत
फॉलो किया गया और ये एग्जाम्पल ज़्यादा फिट बैठता है आवश्यकता के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर तीसरी चीज हम लोगों को समझ में आई कि यदि कहीं पर एट ए टाइम सक्षम अधिकारी को कोई आवश्यकता लगी और उसका जो ध्येय है कि किसी भी तरीके से लोगों के प्राण बचाए जाएं या जान बचाई जाए, और वहां पर उसे आवश्यकता लगी कि पांचवा घर गिराना पड़ेगा और उसने गिरा दिया, तो इसके लिए उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उसने एट ए टाइम आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य को किया था। यहीं पर अगली बात, जैसे एक एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब गांव में गेहूं की फसल खड़ी हुई और गेहूं की फसल लगातार मान लेते हैं 50 बीघे पर खड़ी। अब इन 50 बीघों की कुछ इस तरीके से श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 7। अब लगातार श्रृंखला है, गेहूं पका हुआ खड़ा है और आग पहले खेत को पकड़ लेती है, इसके बाद आग दूसरे खेत पे जाती है, तीसरे पे जाती है और चौथे पे। वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि आग लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया कि जो 4 खेतों में आग लग चुकी है, तो पांचवा खेत जो खाली जो पांचवा खेत है, इस पे वो लोग ट्रैक्टर लाते हैं और खड़ी जो फसल, उस समय फसल खड़ी हुई है काटने के इंतजार में, उन्होंने किया क्या, इस फसल को तुरंत ट्रैक्टर से जुतवा दिया, खड़ी फसल जुतवा दी गई। जिस किसान की फसल जोती गई होगी उसको तो बहुत कष्ट हुआ होगा, रोएगा भी, लेकिन क्या ये जो इस खेत की फसल इन्होंने जुतवा दी, क्या इसके लिए इनके ऊपर कोई आपराधिक विधि लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धारा 81 में दिया गया आवश्यकता के सिद्धांत का अनुपालन किया गया। तो यहाँ पर इतनी बात आप सबको उम्मीद है समझ में आ रही होगी। हम ज्यादा से ज्यादा साधारण शब्दों में आपको समझाएंगे। इतना समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, तो हमें संतुष्टि हो जाएगी कि आपने समझ लिया जो बात हमने समझाई। तो यहाँ से धारा 81 भी आपको समझ में आ जाती है। सिर्फ इम्पोर्टेंट लेकर के चलेंगे। तो 81 के बाद अब आगे बढ़ते हैं और 81 के बाद अगली इंपॉर्टेंट धारा देखते हैं, धारा 82। अब देखते हैं धारा 82। धारा 82 ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपको बता रहे हैं, ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इसके भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम बता रहे हैं आपको, इसके भी इंपॉर्टेंट धाराएं बता रहे हैं। इसमें धारा 82 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 7 वर्ष से कम बच्चे, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, स्पष्ट लिखा गया। तो यहां से क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि कितने वर्ष से कम आयु तक के बच्चे को अपराध से पूर्णतया मुक्त रखा गया, भले ही उसने कोई भी अपराध किया हो, कितना भी बड़ा अपराध कर दिया हो। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक इसी के बाद धारा 83 में भी कुछ इसी तरीके से बात कही गई। धारा 83 में यह कहा गया कि 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे की
अपरिपक्वता, अपरिपक्वता, अपरिपक्वता के कारण किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, 7 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी तरीके से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, कोई भी अपराध किया हो। लेकिन 7 वर्ष से ज्यादा हो और 12 वर्ष से कम हो, यहाँ कंडीशन लगा दी गई कि बच्चा जो है वो अपरिपक्वता की स्थिति में होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से वो अपरिपक्व होना चाहिए, मेच्योर नहीं होना चाहिए। यहाँ अपरिपक्वता वर्ड लगा दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपरिपक्वता की स्थिति में कितने वर्ष तक के बच्चों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया या उनके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है कहा गया, तो 12 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं परिपक्वता की स्थिति में उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया। जबकि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वो मेंटली परिपक्व हों या अपरिपक्व हों। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका शुरू होगा 96 से, यानी आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा या जिसे हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, सेल्फ डिफेंस, 96 से 106। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें सबसे पहला धारा 96 इंपॉर्टेंट है। धारा 96, धारा 96 में कहा गया आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कोई कृत्य या कार्य अपराध नहीं है। यहाँ पर परिभाषा दी गई कि आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद धारा 97 इसी के जस्ट बाद लिख दी गई, और धारा 97 में लिखा गया कि शरीर संपत्ति की रक्षा में, शरीर या संपत्ति की रक्षा में किया गया कृत्य अपराध नहीं है। चाहे शरीर की रक्षा कर रहे हों या संपत्ति की रक्षा कर रहे हों, इसके संबंध में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता। इसके बाद 98 किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहता है। धारा 98 किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा में किया गया कृत्य अपराध नहीं है। अभी बताएंगे कब अपराध नहीं है, ये भी साफ वहां पर लिखा गया है कि कब अपराध नहीं है। अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो अपराध हो जाएगा। तो किसी अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति की रक्षा के करते समय अगर किसी को आपने धक्का दिया और अचानक वो मर गया और आप पुष्टि कर ले गए तो भी आप अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन अगर पुष्टि नहीं कर पाए तो फिर अपराध गठित हो जाएगा। तो
तो 96, 97 और 98। आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, यहाँ डेफिनेशन है। शरीर संपत्ति के बारे में बात कर रहा है, 97 में शरीर संपत्ति याद रखना, 98 में दूसरे की शरीर या संपत्ति को बचाते समय किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं होता। तो 98 हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आता है धारा 99। ये सब इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। धारा 99 आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को सीमित करता। यहाँ पर सीमित करने से अर्थ ये है कि कब आत्मरक्षा अपराध नहीं है और किन किन जगहों पर किए गए आत्मरक्षा के प्रयासों को अपराध नहीं माना गया, वो लिमिटेशन कहाँ पर दी गई, 99 में लिमिट बना देते हैं। इसके बाद अगला आता है धारा 100। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। मृत्यु कारित करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बचाव में, मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर अटैक किया या कोई अन्य कारण था जिसके समय आपने किया क्या, अपने बचाव में सामने वाले को इंटेंशन नहीं था, लेकिन अचानक से सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ अपना बचाव था। तो यहाँ पर बात यह लिखी गई कि आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना अपराध कब नहीं है, उन वजहों को लिखा गया कि कब कब ये कार्य किए दिए जाएं। अगर सामने वाले की मृत्यु कर दी जाए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 100 मतलब शतक, शतक मतलब फाइनल, याद रखिएगा। जिसमें पहला आता है अपनी मृत्यु का भय होने पर। अपनी मृत्यु का भय होने पर अगर कोई मृत्यु कारित कर दी जाए तो वो अपराध नहीं है, बस प्रूव कर ले जाएं। दूसरा, रेप या बलात्कार, रेप या बलात्कार की कोशिश होने पर, कोशिश होने पर। तीसरा, अभी रेप या बलात्कार 375, 76 से 70 तीनों पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा, प्रकृति विरुद्ध अपराध, प्रकृति विरुद्ध अपराध, जैसे कि अप्राकृतिक कोई कार्य किया जा रहा हो। इसके बाद चौथा, अपहरण, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं किडनैपिंग। इसके समय यदि कोई कृत्य कर दिया गया और मृत्यु कारित हो गई तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। तो आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को सीमित करता है 99, और 100 कहता है आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना कब, यानी आत्मरक्षा में मृत्यु कब कारित कर सकते हैं। तो ये 4 आपको दिए गए उदाहरण के तौर पर। पहला, अपनी मृत्यु का भय होने पर, रेप या बलात्कार की कोशिश होने पर, प्रकृति विरुद्ध अपराध होने पर, और चौथा अपहरण यानी कि किडनैपिंग के समय। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भी लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।